Okay, so we can start. I think most of the students have joined our session. Okay, so session is about CAPS exam, how to become an Australian pharmacist. So there are some process. सो कैप्स एक एग्जाम है जो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल कंडक्ट करवाती है। जैसे कि इंडिया में पहले एनटीए जीपैट टाइपर करवाती थी और ईएसआईसी फार्मासिस्ट। देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल है जो कि कैप्स एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कैप्स मींस नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो ये एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई करके ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बनते हो। और इसी एग्जाम के बारे में आज हम जो है बात करेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड हाउ वी कैन क्वालिफाई एंड हाउ वी कैन अचीव अवर गोल टू बिकम अ ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट। सो मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो माय स्लाइड्स विजिबल है सबको? प्लीज कंफर्म इट। यस सर। ओके ओके। सो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कैप्स एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो कैप्स एग्जाम बेसिकली जो है एपीसी कंडक्ट करवाती है। इसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। सो पहले हम कैप्स एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में समझेंगे, देन मैं आपको जो है पाथ बताऊंगा कि हाउ यू कैन रजिस्टर्ड फॉर एग्जाम। ठीक है, तो कैसे आप रजिस्टर करोगे, कैसे आप बैठ सकते हो एग्जाम में, क्या प्रोसेस रहता है और किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा और किस तरह मतलब आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, बट आपको देखिए कैप्स एग्जाम जो है बेसिकली दो पेपर फॉर्मेट होते हैं कैप्स के, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 में जो है केमिस्ट्री एज वेल एज फार्माकोलॉजी होती है और पेपर 2 में फार्मास्यूटिक्स एंड थेरापेटिक्स होती है। ठीक है, तो जो पेपर 1 है वो 95% ईजी होता है और 5% थोड़ा सा जो है वो मॉडरेट होता है। हाउएवर पेपर 2 जो है वो 70% ईजी होता है और 30 जो परसेंट है वो थोड़ा मॉडिफाइड वे में आता है। ठीक है, तो जो पेपर 1 है उसमें केमिस्ट्री 30% आती है, बट हर एक मॉड्यूल में आपको 50% मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, जैसे पीटी का एग्जाम होता है उसके हर एक मॉड्यूल में आपको क्या करना होता है, 65 ईच लेने होते हैं, 65 65 65, तभी आपका पीटी क्वालिफाई माना जाएगा। सिमिलरली आपको इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, थेरापेटिक्स। इन केस ऑफ पेपर 1 आपको केमिस्ट्री में भी 50% लेने हैं, फार्माकोलॉजी में 50% लेने हैं। सपोज केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन हैं तो आपको जो है मिनिमम 15 जो है करेक्ट करने हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस एग्जाम में, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनली इंडियंस, कि इसमें जो है देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। सो यू कैन इजिली स्कोर एंड यू कैन इजिली क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, जस्ट आपको जो है फोकस्डली आपको जो है वो पढ़ना पड़ता है और आप जो है इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर। पेपर 1 में केमिस्ट्री बहुत इजी आती है, जस्ट नॉर्मल केमिस्ट्री आती है जो आपने बी फार्मेसी या फिर फॉर्म डी में पढ़ी होगी। और जो फार्माकोलॉजी होती है उसमें बेसिक क्लासिफिकेशंस आती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर क्लासिफिकेशंस आ जाएंगे, सीएनएस क्लासिफिकेशन, एएनएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और नॉर्मल साइड इफेक्ट्स आएंगे जैसे डायहाइड्रोपिरिडिन का साइड इफेक्ट एक्सेट्रा। बट इन केस ऑफ पेपर 2 यू यू हैव टू फोकस। तो आपको जो है पेपर 2 में जो है फोकस थोड़ा करना पड़ता है। फार्मास्यूटिक्स इज मच इजियर। सो फार्मास्यूटिक्स में भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 13 क्वेश्चन, 15 टू 30 क्वेश्चन होते हैं फार्मास्यूटिक्स के। सो इंक्लूडिंग कैलकुलेशंस फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स पार्ट। पेपर 2 क्यों थोड़ा सा मॉडिफाइड माना जाता है, क्योंकि पेपर 2 में कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हमारी एकेडमी ने बहुत सारे न्यू फार्मूलास डिजाइन किए जिससे कि आप इजीली
इसी वे में अपनी जो है कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है थेरापेटिक्स। तो थेरापेटिक्स में भी आपको क्या है, थोड़ा सा डीप स्टडी और होता है। आपकी तरफ से वॉइस तेज हो सकती है सर थोड़ा? हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, वॉइस बढ़ सकती है क्या आपकी तरफ से? थोड़ा कम सुनाई आ रहा है। कम सुनाई दे रहा है। थोड़ा वॉइस बढ़ सकती है सर आपकी आपकी तरफ से? नहीं, इधर से ठीक है। हेलो, एम आई? ठीक है सर, ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो अजीम, आपकी साइड से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। सो आप अपना माइक जो है वो म्यूट रखें, सो दैट बीच में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। हेलो सर। सर यस यस, आस्क मी। सर आपने अपने बारे में नहीं बताया सर। या अच्छा, ओ, तो बेसिकली माय नेम इज जगरूप सिंह एंड आई एम फ्रॉम मोहाली। सो आई क्वालिफाइड कैप्स एग्जाम and I did my masters from Naipur Mohali, and currently I applied I submitted my EUI for visa processing 491 and 190. So just only this is from my side. Okay, so currently, yeah, please mute yourself. You can ask me any question later on. Firstly, we will cover up all the slides. ठीक है, तो मैं बात कर रहा था पेपर 2 की। एम आई ऑडिबल टू ना? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। हाँ हाँ, यस सर। ओके, वी कैन कंटिन्यू फर्दर। सो पेपर 2 की मैं बात कर रहा था। पेपर 2 थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी माना जाता है, बिकॉज पेपर 2 में कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। दो तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, एक होती है फार्मास्यूटिक्स बेस्ड कैलकुलेशंस, एक होती है थेरापेटिक बेस्ड कैलकुलेशंस। फार्मास्यूटिक्स कैलकुलेशन आपको आपने पढ़ा होगा, बायो फार्मास्यूटिक्स में क्लियरेंस को कैलकुलेट करना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना। सो दिस काइंड ऑफ यस सर। यस कैलकुलेशन, हाँ, बेसिक कैलकुलेशन जो है आपकी फार्मास्यूटिक्स में आती है। सिमिलरली जो है थेरापेटिक्स में डोज कैलकुलेट करना। ठीक है, तो डोज बेस्ड कैलकुलेशंस आती हैं थेरापेटिक्स में। मैं आपको थोड़े एग्जांपल आगे बताऊंगा आपको सैंपल में कैसे आप कैलकुलेशंस आएंगी। सो ये था पेपर 1। पेपर 2 याद रहे, हर एक मॉड्यूल में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं, चारों मॉड्यूल्स में आपको 50% लाने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो कि आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है, और आप मतलब फ्री टेंशन से अपना एग्जाम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो कैप्स एग्जाम पेपर 1 में जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आती है, जो कि 30% आती है, बट 50% आपको अचीव करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक होती है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है, सिंपल फ्यूरान रिंग दी होगी। ठीक है, 5 मेंबर रिंग और उसमें ऑक्सीजन होगा, वो दिया होगा, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इट इज। सो आपको आइडेंटिफाई करनी है ये रिंग कौन सी है। तो डायरेक्ट आपको ऑप्शंस में होगा फ्यूरान, थायजोल, पायरोल, पायरोलिडीन, तो आपको फ्यूरान पे टिक करना है। ठीक है, सिंपल। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में से बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन आते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में से मेनली जो सार आता है वो पेंसिलिन या फिर स्केलोस्पोरिन का आता है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। 10 क्वेश्चन जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, आर एंड एस आइसोमर्स हो गया, ई जेड हो गया, ठीक है, सिस ट्रांस हो गया, डाइस्टीरियोमर्स, इनएचोमर्स, ये सब स्टीरियो केमिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेसिक आती है। सपोज आपको फार्मूला पूछ लेगा COOH, ये किसका फार्मूला है, तो ऑप्शंस में होगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, सिंपल डेफिनेशन पूछेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारी एकेडमी में हम जो है इसी तरह करवाते हैं आपको, टू द पॉइंट जो है हम आपको कराते हैं, क्योंकि ऐसे तो सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हम जो है आपको वही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है करवाते हैं, जो कि
99% श्योर होता है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो उसी का पेपर 1 का सेकंड मॉड्यूल है फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अपने बी फार्मेसी में पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो सिमिलरली आपने फार्माकोलॉजी भी पढ़ी होगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियंस बुक फॉलो करते हैं केडी त्रिपाठी। ठीक है, तो आपको जो है वही चीज लिपिन कॉट की बुक आप फॉलो करो या फिर केडी त्रिपाठी वट एवर, बट वो बहुत सिलेबस फास्ट हो जाता है। तो उस चीज को हम कंसाइज वे में बता के आपको 98% श्योर कर देते हैं कि यही पार्ट आपको पेपर में दिखेगा। तो उसमें फिजियोलॉजी में आपको जो है बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज पूछ सकता है वो। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी पूछ सकता है, साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी, आपको सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपको और 99% चांसेस होते हैं पेपर 1 के क्वालिफाई होने के। बहुत इजी पेपर होता है, बहुत इजी। ट्रिकी वन इज पेपर 2। पेपर 2 में आपको जो है थोड़ा सा फोकस्ड करना पड़ता है, मतलब फोकस्डली रहना पड़ता है। सो फार्मास्यूटिक्स तो चलो इजी है, जो कि 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15 कैलकुलेशंस के होते हैं और 15 जो है आपके बेसिक फार्मास्यूटिक्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में से बात करें, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, वैक्सीन आ सकती है। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि साइड इफेक्ट ऑफ mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन आप सबने कोविड की वैक्सीन लगवाई होंगी, दैट इज mRNA बेस्ड वैक्सीन। तो उसका साइड इफेक्ट क्या था? पेरिकार्डिटाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन कॉज हो रही थी। ठीक है, तभी बोला जाता है कि हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल केमिकल स्टरलाइजेशन, स्टेनिंग क्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन वगैरह आपको देखने को मिलता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स इज कैलकुलेशन। वेरी सिंपल, शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करनी है आपको, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, डोज कैसे वो आपने डिस्पेंसिंग फार्मेसी में पढ़ा होगा, डीलिंग फार्मूला, क्लार्क फार्मूला, राइट्स फार्मूला। ठीक है, वो सब जो है हम यूटिलाइज करते हैं टू कैलकुलेट द डोज। सो ये सब फार्मास्यूटिक्स बेस्ड जो है कैलकुलेशंस है। नाउ द पार्ट 2 ऑफ पेपर 2। सो इसका पार्ट जो थेरापेटिक्स है। थेरापेटिक्स इज वन ऑफ द ट्रिकी मॉड्यूल ऑफ कैप्स एग्जाम। सो इसमें जो सबसे पहले कैलकुलेशंस आपको अगर आपने नहीं कभी सॉल्व की होंगी तो आपको टफ लग सकती हैं, बट हमने उसको बहुत इजी वे में बनाया है कैलकुलेशंस को। आपको एक दो एग्जांपल मैं अभी अपकमिंग स्लाइड में बताऊंगा। सिमिलरली अगर आप बात करो फिजियोलॉजी एंड डोज डिटर्मिनेशन की, ये सिमिलर आपको डोज कैलकुलेट करने हैं मेडिसिन के। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन आपको केस स्टडी से मिल सकता है, मीन्स एक आपको प्रेस्क्रिप्शन दी होगी। ठीक है, उसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल सकते हैं अगर आपने जस्ट थोड़ा सा फोकस किया तो। और ड्रग इंटरेक्शंस पूछी जाती हैं। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड दे विल आस्क अबाउट हाउ टू मैनेज माइनर अलाइनमेंट, मींस आपको ओटीसी ड्रग्स के बारे में वो पूछ सकता है। ऑफ कोर्स दे विल आस्क अबाउट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, सो ड्रग ऑफ चॉइस जो है पूछा जाता है। नाउ जब आप कैप्स एग्जाम दे देते हो तो इस तरह का आपको रिजल्ट दिखता है उनकी साइट पे, एपीसी की साइट पे ऐसा रिजल्ट दिखेगा आपको। सक्सेसफुली पास पेपर 1, सक्सेसफुली पास पेपर 2 एंड ओवरऑल रिजल्ट पास। होपफुली अगर आप हम हमारे साथ अपनी तैयारी करोगे तो सर डेफिनेटली स्लाइड में दिख नहीं रहा है, यस स्लाइड में दिख नहीं रहा सर एक्चुअली। देख सकते हाँ सर ठीक है, ओके। हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? तो ऐसे जो है आपको जो है कैप्स रिजल्ट आपको जो है ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें सक्सेसफुली पास्ड पेपर 1 और सक्सेसफुली पास्ड पेपर 2 और ओवरऑल रिजल्ट पास, इस तरह का आपको रिजल्ट दिखेगा। और एक आपका जो सर्टिफिकेट साइट पे डाउनलोड होके आएगा, वो आपने डाउनलोड करना होता है और वो सबमिट करना होता है फर्दर वीजा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो क्या है ऐसे अगर आप सपोज थेरापेटिक्स में अगर आप फेल हो जाते हो, आप 50% ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हो, सपोज 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट नहीं है, तो आपके यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पे अनसक्सेसफुल पेपर 2। ठीक है, बट सक्सेसफुल पेपर 1, तो ओवरऑल रिजल्ट फेल। ठीक है, तो आपका जो है रिजल्ट टोटली जो है फेल हो जाएगा। तो आपको चारों मॉड्यूल जो है आपको जो है क्वालिफाई करना है। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है उसमें
जो दिखेंगे। नाउ द प्रोसेस हाउ टू रजिस्टर फॉर कैप्स एग्जाम। कुछ पाथवे होता है कैप्स एग्जाम में सिटिंग होने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है स्किल असेसमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्किल असेसमेंट? आपने बी फार्मेसी की है, क्या आपके पास लाइसेंस है, आप रजिस्टर्ड हो अपने काउंसिल्स में, तो ये सब जो है वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो है अपनी 10th की मार्कशीट वगैरह आप जो है वो सबमिट करते हो, तो आपकी जो स्किल असेसमेंट विद इन 3 वीक्स में जो है रिजल्ट जो है आपको आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा देन वहाँ पे आपको मेल आएगा कि यू कैन सिट फॉर कैप्स एग्जाम। तो आफ्टर स्किल असेसमेंट यू कैन सिट फॉर कैप्स एग्जाम। ठीक है, तो जैसे आप कैप्स एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे आफ्टर स्किल असेसमेंट, कंडीशन यही है कि पहले स्किल असेसमेंट आपका होना चाहिए, देन आप कैप्स एग्जाम में सिट हो सकते। जैसे आप यहाँ कैप्स एग्जाम में रजिस्टर्ड होंगे तो कैप्स एग्जाम जो है 1 साल में 3 बार कराया जाता है। फर्स्ट मार्च में, सेकंड जुलाई में, थर्ड वन इज नवंबर में। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और इंडिया में भी सेंटर्स बहुत हैं। आप इन 3 साल में 3 बार कभी भी आप एग्जाम दे सकते हो, चाहे आप नवंबर में दो, मार्च में दो, और आइदर यू कैन सिट फॉर जुलाई एग्जाम। फिर क्या होगा आफ्टर कैप्स? पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका 2 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, एंड पेपर 2 भी सिमिलरली आपका 100 क्वेश्चन होंगे एंड 2 आवर्स होंगे। इन बिटवीन बोथ द पेपर देयर इज अ 1 आवर ब्रेक। आप वो ब्रेक ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप टायर्ड हो चुके हो पेपर 1 दे के। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड मेरे को लगता है कि पेपर 1 के बाद कोई टायर्ड नहीं होता है। सो मोस्टली बच्चे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हो, जितनी भी आपने ब्रेक लेनी है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, वट एवर। उसके बाद आपका पेपर 2 जो है स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 2 सबमिट होते ही आपका जो है डाटा सबमिट हो जाएगा, देन जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टर दैट कैप्स एग्जाम इंटर्न फार्मासिस्ट के लिए आप सिट होते हो। ठीक है, तो इंटर्न फार्मासिस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहले कैप्स एग्जाम, स्किल असेसमेंट लेटर, और ये आपको सबमिट करना पड़ता है। देन आप जो है आप वीजा फाइल कर सकते हो, ईयूआई सबमिट कर सकते हो, और ईयूआई की कंडीशन एक और है कि आपके पीटी में 65 ईच होने चाहिए। ठीक है, देन जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे और $30 to $40 पर आवर आपको एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट वहां पे मिलेंगे। ठीक है, सो ये सारी कंडीशंस थी फॉर बिकमिंग ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट। सो जब आप इंटर्नशिप कर लेते हो उसके बाद आप आवाज ब्रेक हुई है सर आपकी। सर रिपीट कीजिए, ब्रेक हो गया बस। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? सर कहोगे? किसी कोई आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी भाग गए शायद। प्लीज वेट करिए, अभी सर अभी आ रहे हैं। ठीक है,
हाँ क्या ठीक है टेक्निकल सर, इशू ओके। है? ओके। ओके। हेलो सर। Yes, am I audible? Yes, sir. Sorry for my network was disconnected. Okay, so I was talking about, where I was reached about intern pharmacist, हाँ. तो आपका फिर जो है फिर से एग्जाम होता है वहाँ पे, ओरल इंटर्न टेस्ट एंड रिटर्न. तो रिटर्न ओपन बुक होता है, उसमें क्या है कि सिंपली आपका बुक ओपन हुआ होगा, वहाँ से आपने जो है केस स्टडी सॉल्व करनी होती है. ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है, एवरीवन कैन क्रैक. और ओरल इंटर्न क्या होता है, जो आप 1 साल वर्क करोगे सीनियर फार्मासिस्ट के अंडर, तो आप उससे जो भी सीखोगे वो आपसे जो है एज ए वाइवा पूछा जाएगा. जैसे हमारे कॉलेजेस में वाइवा होता है ना, प्रैक्टिकल वाइवा होता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ वाइवा जो है आपका वहाँ पे एक सीनियर फार्मासिस्ट लेगा. दोनों एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा. जो मतलब रजिस्टर्ड फुली लाइसेंस मिलेगा. इंटर्न में आपका प्रोविजनल लाइसेंस होगा, उसके बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलेगा, जो कि आप वहाँ पे अपना भी कारोबार खोल सकते हो, या फिर आप किसी के अंडर काम कर सकते हो. मतलब आपकी पीआर तो पहले की हुई पड़ी है, बट आपको जब लाइसेंस मिल जाता है तो आप जो है अपनी केमिस्ट शॉप भी वहाँ पे ओपन कर सकते हो. सो उसके बाद मीन्स पैसा ही पैसा हो जाए. ठीक है, सो ये था प्रोसेस. उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ये एपीसी का फीस स्ट्रक्चर है, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल का. ठीक है, सो इसमें क्या है फीस स्ट्रक्चर, अगर आप देखेंगे तो इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही क्वालिफाई किया है और आप लोग भी ऐसे ही क्वालिफाई करोगे. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आएगा तो आप जो है एकेडमी से पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा. सो फर्स्टली फी स्ट्रक्चर का बात करें, अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक होता है, जो कि मैंने बोला आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपना इंडियन फार्मासिस्ट का लाइसेंस देना है, या फिर डिग्री देनी है. इसमें याद रहे कि इसमें ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो आपके $810 में जो है आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी. ठीक है, और अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 300 अलग से लगते हैं. ठीक है, तो क्या होता है आफ्टर अगर स्किल असेसमेंट कैप्स की एग्जाम की फीस 2290 है, जो कि 1 लाख अराउंड 20,000 बनती है इंडियन रुपीज में. ठीक है, तो वो आप जो है इजीली जो है इस एग्जाम की फीस देके एग्जाम में सीट होके एग्जाम क्वालिफाई करके देन इंटर्नशिप करने स्टार्ट कर देते. ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि वीजा नहीं मिलता है. ऐसा कुछ नहीं है, 491 190 वीजा जो है अभी बहुत ओपन हुआ है. अगर आपको लगता है कि इस वीजा में आपको देरी लग सकती है, 1 साल लग सकता है, या ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो
आप जो है ट्रेनिंग वीजा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ 4 वीजास जो है आपके लिए जो है अवेलेबल है, 490, 491, 190 और ट्रेनिंग वीजा, और एक 482 वर्क वीजा, उसको वर्क परमिट वीजा बोलते हैं, ठीक है। तो 5 साल के लिए आपको मिलता है, तो आप वो वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसा जल्दी भागना है वहाँ पे कि मेरे को जल्दी जा रहा है, तो आप वहाँ पे उस वीजा के थ्रू भी जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शंस हैं, आप इसको लेके कोई आपको मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप जस्ट एग्जाम, पहले सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करना, आफ्टर दैट आपका टारगेट होना चाहिए पीटी क्वालिफाई करना, देन आफ्टर दैट आपका टारगेट होना चाहिए वीजा अप्लाई करना, ठीक है। वीजा अप्लाई होगा, जस्ट आपको शांति से 2-3 मंथ बैठना है, आराम से रेस्ट करनी है, अपना काम काज करना है, आफ्टर दैट यू विल गेट एन वीजा। जैसे ही आपको वीजा मिलता है आप फ्लाइट पकड़ो और ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ठीक है। तो ये सब रहता है इसका। और सैंपल क्वेश्चंस अगर मैं आपको थोड़े बता दूं कि सैंपल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मेरे को बताना, ठीक है, बिकॉज नेटवर्क इश्यू हो सकता है माइनर, बट आप मेरे को बता देना, ठीक है। स्लाइड सबको दिख रहा है मेरा? My slides are visible to everyone. Please confirm it. Yes, sir. Yeah, okay. Thank you so much. You're welcome, sir. Okay. Yes, sir, So- it is. Yeah. Thank you. Okay. So अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, मैं कैलकुलेशन क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, और आपको मैं जो है फार्माकोलॉजी बेस्ड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। नाउ आफ्टर दैट यू विल डिसाइड कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं वाला कोई नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीवन कैन डू। अगर आपने फार्मेसी की है तो आप इजीली जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा है जो बोलेगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम करवाएंगे, ठीक है। जस्ट आपको जो है हमारे साथ जो है जुड़े रहना है 2 से 3 मंथ में आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होगा, ग्रंटेड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन का आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है अ सॉल्यूशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0. सर डिस्प्ले में दिख नहीं रहा ना। या क्या व्हाट प्लीज आस्क। डिस्प्ले में दिख नहीं रहा सर। But I asked before it, they told me that slides are visible. Other students, please confirm it. My Yes, sir, slide it is. It is clearly visible. please rejoin. I think Abe, you can rejoin. Please rejoin it so that you can see our slides. Okay, so we will continue it. So जो है सैंपल क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो सैंपल क्वेश्चंस में आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि a solution with the concentration of 0.05% may also be describing as, means 0.05% solutions को आप किस तरह और बता सकते हैं, 1 part in 100, 1 part in 200, 1 part in 500, 1 part in 2000, 1 part in 5000। भी रिमेंबर आपको 4 ऑप्शंस ही दिखेंगे वहां पे, मैंने 5 डाल दिए हैं बट आपको 4 ही दिखेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आ चुके हैं, मतलब ये जो है कैप्स एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन जो है लिए हैं, ठीक है। 0.05% को अगर आप देखोगे तो 0.05% मीन्स इंटू 100। नो, इट्स हाउ द आंसर इज सी, आई डोंट थिंक सी। देखिए 1 part in 100 parts मीन्स 1 divided by 100, 1 divided by 100, but percent पूछा है, so you have to multiply with 100, so 1 divided by 100 into 100 is 1. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, now option A is wrong. Now option B, 1 part in 200 parts, 1 divided by 200 multiply by 100, so what will be the answer? 0.5. Okay, 0.5. So this is also wrong. Option B is also wrong because we need 0.05%. Okay. In case of option C, I think one of our students was giving answer C. So how C is not
in option you can divide 1 divided by 500. Please, you can use calculator. There is option in your exam to use your calculator. Okay, so if you divided by 1 divided by 500 multiply by 100, the answer will be 0.2, but we need 0.05. Okay, are you getting? One part in 2000 parts. Yes, 1 part in 2000 parts is the right answer. How? You can divide 1 divided by 1000 2000 into 100. in 200. Very good, very good. So answer will be D. Okay, everyone, everyone are getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it's very simple calculation. Yes. Now the next question is, what is the molar ratio of salt divided by acid required to prepare a buffer? आपको याद होगा बफर बनाने के लिए हम एक इक्वेशन को यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? What is the name of the equation? We have to identify the pH of the buffer. उस इक्वेशन का नाम क्या होता है? सर वो तो नहीं होती हेंडरसन हेसलबच इक्वेशन? Yeah, very good, very good. The equation is Henderson-Hasselbalch equation. For weak acid, for weak base, there is a different equation. Yes, sir. So on in this question they are asking about acid. So acid जब टूटता है साल्ट में तो pH वो बता रहा है 5 और pK दे रहा है 4. बट मोलर रेशियो किसकी निकालनी है? हमें मोलर रेशियो निकालनी है साल्ट अपॉन एसिड. सो वीक एसिड के लिए हम जो है इक्वेशन यूज करेंगे pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट या फिर आयोनाइज्ड फॉर्म. ठीक है, सॉल्ट मींस सॉल्ट का आयोनाइज मींस सोडियम क्लोराइड will be ionized into Na plus plus Cl negative. Similarly, acid, suppose acetic acid CH3COOH, it will be ionized CH3COO negative plus H positive. That will be the ionized form. ठीक है, so ये both are same. आपको इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए. log salt divided by acid. So इसमें जो है divide आएगा. ठीक है, ऐसे करके salt divided by acid. So क्या होगा? आप pH को पुट करिए. pH कितनी है? 5. pK कितनी है? 4 प्लस log salt upon acid. आपको निकालना क्या है? log salt upon acid आपको कैलकुलेट करना है. दिस वन राइट साइड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है. तो pK को आप लेफ्ट साइड ले जाओ. pH माइनस pKa. नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी pH माइनस pKa is equal to log salt divided by acid, right? Yes, sir. Now आप वैल्यू पुट करिए pH की. 5 minus 4 equals to 1. Yes, 5 minus 4. ठीक है, is equal to log salt divided by acid. Simple. Yes, sir. Okay. And another one, there is a 1. What is 1? 1 is equal to, sorry, 1 is equal to log Salt upon acid. salt upon acid. ठीक है, नाउ हमें निकालना क्या है? मोलर रेशियो ऑफ साल्ट अपॉन एसिड. तो मैं लॉग को क्या करूंगा? 1 की साइड लगाऊंगा. तो इधर क्या आ जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 1 which is equal to salt upon acid. Yes, sir. है ना? Yes, sir. So Yes, एंटी लॉग 1 कितना होता है? 10. एंटी लॉग Yes, 1 10. So एंटी लॉग 1 10 है, means 10 is equal to salt upon acid. And So ratio salt 1. 10 ratio 1 is the right option. Yes, sir. आपको समझ आया कैसे मैंने किया? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So it's very simple method. आपको इसी तरह मैं जो है लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा और इसी तरह हम डिस्कस करके कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे. सो हर एक स्टूडेंट के लिए जो है बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैलकुलेशंस का हो गया. अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा इम्यूनोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है. मैं हर एक मॉड्यूल को मैंने जो है इंक्लूड किया है सो दैट आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए और कहीं भी आप अंधविश्वास ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें कि हाँ ये ऐसा होता है ऐसा. मैंने हर एक मॉड्यूल को डाला है, आपको हर एक क्वेश्चन दिखेगा और जब आप एग्जाम फाइनल में बैठोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे. तब आप मेरे को याद करोगे कि हाँ यस सर ने ऐसा बोला था. सो देखिए नेक्स्ट है, अ पेशेंट टेकिंग पेनिसिलिन हैज एन इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन. सो हमें पता है पेनिसिलिन का ऑब्वियस बात है साइड इफेक्ट एलर्जी है. सो जैसे ही पेशेंट ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिया उसको एलर्जी रिएक्शंस हो गई.
सो अगर एलर्जी हो गई तो हम कैसे पता करेंगे कि इस पेशेंट को एलर्जी है? आईजीजी, आईजीएम, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज हो सकती है? Immunoglobulin, आईजी यस यस, immunoglobulin E. डेफिनेटली इम्यूनोग्लोबुलिन ई, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। Allergic reaction. ठीक है, आईजीई। बट याद रहे यहाँ पे मास्ट सेल भी है, सो मास्ट सेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्ट सेल के ऊपर जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एक्टिव साइट्स बाइंड होती है आईजीई, उसके ऊपर जो है आईजीई बाइंड्स होती है, क्योंकि मेजर जो है मेडिएटर होता है। अगर हम मेडिएटर की बात करें तो आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो मेडिएटर है। ठीक है, सो आप जब टेस्ट करोगे तो टेस्ट में आपको ये वाली अगर एंटीबॉडी दिखती है, आईजीई दिखती है, इट मींस पेशेंट को एलर्जी है। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ pyrimidine बेस? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। pyrimidine बेस, सो देखिए न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके बेसिस होते हैं प्यूरिन बेसिस, pyrimidine बेसिस। प्यूरिन बोले तो एडेनिन, गुआनिन, एंड pyrimidine बेसिस आर साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिन। सो आपने याद रखना है सीटीयू, सीटीयू। ट्रिक क्या है? Cytosine, tyrosine, uracil. यस, साइटोसिन, Tyrosine, uracil. It is a यूरेसिल ठीक है। pyrimidine basis. ऐसे आप एक ट्रिक को याद रखोगे, ये तीन जो है, these threes are pyrimidine based. What is pyrimidine? pyrimidine बोले तो 6 member ring और 1-3 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप होता है, that is called pyrimidine. ठीक है, तो अगर आप इन तीनों के स्ट्रक्चर देखोगे, साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिल का, तो आपको जो है pyrimidine रिंग देखने को मिलेगी। बट इन केस ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन, एज ए नेम सजेस्टेड, कि नेम नहीं बोला कि एडेनिन गुआनिन आर प्यूरिन बेसिस, तो उनमें जो है प्यूरिन रिंग होती है, मींस उनके साथ जो है 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड होती है। ठीक है, सो एडेनिन इज द राइट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इज नॉट, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, इज नॉट। ठीक है, इज नॉट, सो आंसर इज एडेनिन। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने जो है ट्रिक्स जो है, मैंने हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स बनाई है। सो मैं हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स जो है ऐसे ही बच्चों को जो है बताता हूँ। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, नॉर एड्रेनालिन मेटाबोलाइज्ड बाय। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपको थोड़ा सा वो घुमा के भी पूछ सकता है, केस स्टडी दे के पूछ सकता है, बट द आंसर इज रिमेन सेम। सो नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, दे बोथ आर व्हाट? दे बोथ आर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा न्यूरोहिमरल ट्रांसमिशन होती है, वहां से टायरोसिन से जो है नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन बनते हैं, मींस एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वो बनते हैं, वो रिलीज होते हैं। ठीक है, उनका अल्फा बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर्स होता है, यहाँ पे वो बाइंड करते हैं, जो उनके बीच में जो साइनेप्टिकल स्पेस होती है, उसमें जो है माओ और कॉम्ट, तो दुश्मन इनके बैठे होते हैं, वो दुश्मन क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं, मींस माओ और कॉम्ट जो है इनको। Is this monoamine oxidase? Yes, yes, yes. Monoamino oxidase, and one more is catechol orthomethyl transferase, COMT. COMT. वो yes, COMT, वो दोनों बैठे होते हैं इनको खाने के लिए, कि हम इनको खत्म करेंगे। ठीक है, वो इनको मेटाबोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो है आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो इन्होंने फंसाया कैसे होता है, कैटिकोल एस्ट्रेज। तो हम जो है एग्जाम में स्ट्रेस में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कैटिकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज, नहीं याद आया तो टिक लगा देता है इसको। अगर और ज्यादा डीप चले गए तो एसिटाइल ट्रांसफरेज, यार कोई ट्रांसफरेज तो था, तो वो बी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, और माओ में वो टिक नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है सिंपल और स्मार्ट वर्क से पढ़ना है, और आप इजीली जो है कैप्स को क्वालिफाई करके ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बन सकते। नाउ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री में से आपको 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, या तो सार दिखेगा या फिर इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा। माय स्लाइड इज विजिबल टू यू? माय नेक्स्ट स्लाइड, यस यस, ओके ओके। सो थोड़ा एंजॉय कर रहे हो ना, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ? ऐसे नहीं सर, yes sir. समझ आ रहा है सर। यस, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, और आपको समझ आ रहा है थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, आपको देखिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, आप इस स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कोई जरूरत नहीं किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं रटने की। आपको हमने एक लिस्ट बनाई होती है जिसमें बेसिक मॉइटीज और उसके यूज
होते हैं और उसका नाम होता है। सपोज इसमें अगर आप इस मोइटी को देखोगे तो इस मोइटी का नाम क्या है, ये जो बीच में है इसका नाम है कोमेरिन, ठीक है, कोमेरिन, ये वाली मोइटी का। तो कोमेरिन आपको याद होगा कि कोमेरिन रिंग या कोमेरिन डेरिवेटिव्स, एंटीकोगुलेंट्स, वारफ्रेन, आपने सुना होगा वारफ्रेन के बारे में। Yes, sir. Warfarin. यस Yes. सर वहाँ पर Yes. हूँ। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को कहाँ से पहचाना कि ये वारफ्रेन है, मैंने इसको कोमेरिन रिंग से, Coumarin derivatives. या वेरी नाइस, कोमेरिन डेरिवेटिव से मैंने इसको पकड़ लिया कि ये यूज क्या है इसका। इनको इन्होंने क्वेश्चन में यूज पूछा है तो मैंने कैसे पकड़ा कि एंटीकोगुलेंट है, बिकॉज मुझे बेसिक मोइटी याद थी, ठीक है। फ्रॉम दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन डायरेक्ट, ठीक है। आपको sir. जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो टाइम यूटिलाइज आपने कैलकुलेशंस पे करना है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखिए, आप थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस ड्रग का स्ट्रक्चर हो सकता है ये। सो आपको आइडेंटिफाई हुआ ये किस ड्रग का स्ट्रक्चर हो सकता है, ये वाला। फेनिटोइन। Very nice. This is a phenytoin. How you can identify? Firstly, हमने बेसिक मोइटी याद रखी है कि हिडन टॉइन, ठीक है। हिडन टॉइन जो है, जितने फेनिटोइन होगी, फॉस्फेटाइन होगी, ये सारी में हिडन टॉइन रिंग होती है। अब फेनिटोइन मैंने कैसे पता किया, 2 फिनाइल लगे हैं, फेन 2 फिनाइल, हिडन टॉइन के साथ 2 फिनाइल, दैट इज फेनिटोइन। फेनिटोइन का साइड इफेक्ट होता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। जब हम आपको लिस्ट पढ़ाएंगे, लिस्ट आपको याद भी कराएंगे और समझाएंगे भी, तो उस लिस्ट पे आपको दिखेगा जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। Sir, phenytoin is anti-epilepsy. Yes, you are right. Okay. So his side effect is gingival hyperplasia. हाइपरप्लेसिया, yes. जब आप पढ़ोगे हमारे साथ में, मैं आपको बहुत अच्छे से लिस्ट पे पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ आएगा। ये जस्ट मैंने ओवरव्यू के लिए आपको समझाने के लिए रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, स्लाइड दिख रही है ना मेरी, आप कंफर्म करते रहना है ना। यस सर स्लाइड कंफर्म करते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट विद नॉन सल्फोनामाइड एलर्जी। आपको ये याद रखना है, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे डेफिनेटली आपको, चाहे आप इंडियन फार्मासिस्ट का एग्जाम दो, चाहे आप BHA को दो, चाहे आप PEBC दो, चाहे आप कैप्स दो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपने ऐसे ही याद रखना है, जिस ड्रग में भी सल्फर होगा, जिस ड्रग की मोइटी में सल्फर होगा, वो सल्फोनामाइड जैसी एलर्जी करेगा, ठीक है, रैशेस करेगा, बॉडी पे रैशेस कॉज करेगा। तो अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है कोट्राइमोक्साजोल। तो आपको पता है तो जो कोट्राइमोक्साजोल है उसमें 5:3 क्या होता है, सल्फोमिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है, तभी बनता है कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। उसके बाद दूसरी है आपके पास सल्फेसिटामाइड, सल्फा नाम ही बता रहा है, सल्फा तो सल्फर है, सल्फासलाजिन इसमें भी सल्फर है। अब ऑप्शन बचे हमारे पास सेलिकॉक्सिब और सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो आप कैसे इन क्वेश्चंस को करोगे? Celecoxib is नो, सेलिकॉक्सिब का आप स्ट्रक्चर देखोगे, पायराजोल रिंग होती वो है, वो एनसाइड की है, सेलिकॉक्सी एनसाइड की है हाँ यस, सर। सेलिकॉक्सी वो एनसाइड में आती है। how I said non-steroidal anti-inflammatory drugs. हाँ यस, इट इज एन एसिड ना NSAID, सेलिकॉक्सिब। yeah. अगर आप सेलिकॉक्सिब सर को, स्लाइड विजिबल है कि सबको? मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ विजिबल है ना सबको, यस सर इसको विजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, सेलिकॉक्सिब का स्ट्रक्चर देखोगे, इन दोनों में कंफ्यूजन आएगी, बिकॉज ऊपर वाले 3 ऑप्शंस तो हम कंफर्म है कि वो सल्फोनामाइड एलर्जी, ठीक है, करते हैं। अब देखो सल्फर ग्रुप किस में नहीं है, ठीक है, ताकि हम, पेशेंट आपका ऑलरेडी सल्फर एलर्जी पे है, अगर आप उसको और सल्फोनामाइड कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स दोगे, उसको तो एलर्जी होगे, वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो आपने वैसी ड्रग उसको दे रही है जिसमें सल्फर नहीं है, ठीक है। तो अब आप उसमें देखो,
सेलिकॉक्सी का आप बोल रहे हो, तो सेलिकॉक्सी का आपको मैं अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं, अगर आप, देखो मैं सेलिकॉक्सी का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा। यस, ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे मेरी स्लाइड पे स्ट्रक्चर दिख रहा है? Yes, sir. It is Yes, visible. sir. Yes, sir. यस, ये देखिए पायराजोल रिंग होती है। पायराजोल बोले तो 5 मेंबर 1 2 पे नाइट्रोजन, तो ये देखिए 1 2 पे नाइट्रोजन है, और पैरा पोजीशन पे देखिए क्या है, कौन सा Sulfur. ग्रुप लगा है? सल्फोनामाइड, SO2NH2। वी Yes, कैन sir. से कि भाई सेलिकॉक्सी नहीं है। It's containing और sulfur. यस, अगर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर देखोगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन का, तो उसमें फ्लोरोक्विनोलिन्स होते हैं। Fluorochemicals में। वेरी नाइस, फ्लोरोक्विनोलिन डेरिवेटिव है, तो डेफिनेटली उसमें सल्फर का कोई चांस नहीं है, सो आंसर विल बी ई। ठीक है, Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से मैं अभी आपको बताऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड नॉट इंक्रीज सीरम थियोफाइलिन लेवल? कौन सी ड्रग जो है वो सीरम थियोफाइलिन लेवल को इंक्रीज नहीं करती? ऑलवेज रिमेंबर, नॉट पूछा है कि नहीं, ऑलवेज, इसको जरूर आपने चेक करना है, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे क्वेश्चंस को गलत करवा देता है। ठीक है, Sir, कौन simultaneous सी, तो नहीं है? कोई ना, आप अपने आंसर लगाओ फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आप देखिए, नॉट इंक्रीज सीरम थियोफाइलिन लेवल, याद रखिए, जो एंजाइम आपने सुना होगा, वो एंजाइम सुने हैं साइटोक्रोम वाले, CYP1A2 CYP3A4, नहीं. माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, माइक्रो। हाँ, जैसे CYP1A2 होता है, CYP3A9 होता है, मतलब डिफरेंट होते हैं ये। ठीक है, तो माइक्रोसोमल एंजाइम की अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे एंजाइम इनहिबिटर, जितने भी एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं, सीरम के लेवल को क्या करेंगे, वो जैसे एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे, तो उसके लेवल को क्या करेंगे, वो मेटाबॉलाइज ही नहीं हो रही, तो वो तो ऑब्वियस बात है सीरम में तो डिक्रीज हो जाएगी ना। जी जी. जस्ट उसके ऑपोजिट एंजाइम इंड्यूसर, दो तरह के होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इंड्यूसर। जो एंजाइम इंड्यूसर होते हैं वो डिक्रीज करेंगे, जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, Okay. समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एंजाइम इंड्यूसर होते हैं वो डिक्रीज करेंगे सर. हाँ, वो डिक्रीज करेंगे, और एंजाइम इनहिबिटर जो है वो इंक्रीज करेंगे। अच्छा, जो इनहिबिट है वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे. ऑपोजिट। अब देखिए, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिमेटाडिन, एरिथ्रोमाइसिन, दीस थ्रीज आर एंजाइम इनहिबिटर, तो ये क्या करेंगे? एंजाइम इनहिबिटर्स है ना ये, तो ये तो Yes. डिक्रीज कर देंगे. डेफिनेटली ये डिक्रीज करेंगे आपके अकॉर्डिंग। एंजाइम सर इंड्यूसर है ये, एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, तो सर ये इंक्रीज करेंगे ना. यस, ये इंक्रीज करेंगे, इनहिबिटर हैं, और अगर इंड्यूसर हैं तो डिक्रीज करेंगे। तो वो डिक्रीज कर देंगे. हाँ, सिप्रो, सिमेटाडिन, एरिथ्रोमाइसिन, दीज आर एंजाइम इनहिबिटर। सो उसने नॉट इंक्रीज पूछा है, तो आंसर विल बी ओमिप्राजोल। ओमेप्राजोल. ठीक है, ओमिप्राजोल। इसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसमें ओमिप्राजोल पाई जाती है, वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, उसकी भी ट्रिक है, याद, इन सबको याद करने की ट्रिक है। आपने सुना होगा GPCR, ग्रिसफुल्विन, फेनिटोइन, दीज आर एंजाइम इनहिबिटर। जी जी. आपने सुना होगा उस टाइम, बट मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है बायोटेक्नोलॉजी से, आफ्टर इनिशियल इम्यूनाइजेशन विद टेटनस टॉक्साइड बूस्टर इंजेक्शन शुड बी गिवन एवरी। देखो, जब आपने सुना टेटनस का इंजेक्शन लगता है, तो फिर हर एक इंडिविजुअल को बूस्टर डोज कितने साल के बाद लेना चाहिए? तो ये अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन मेडिकल बुक है, जो ड्रग्स की बुक है, उसमें लिखा गया है कि पेशेंट को जो है हर 10 साल बाद जो है टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो Okay. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वो रिपीट आता है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो रिपीट आते हैं। अब एक केस स्टडी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपको समझा देता हूँ। ऐसे आपको केस स्टडी जो है वो पूछी जाएगी। ठीक है,
तो ये देखिए केस स्टडी को अगर आप देखोगे, पेशेंट का नाम बताया गया है एनएसलोकम, चलो ये हमारे लिए मतलब ज्यादा वो नहीं है, हम फोकस करते हैं डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोज हुआ है? डायग्नोज हुआ है प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो पेशेंट जो है आपको ब्रेस्ट कैंसर का प्लस हाइपरटेंशन का है, ठीक है। अब लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक क्या है, और आपका जहाँ पे काम है मेडिकेशन रिकॉर्ड का, आप वहां पे देखिए वो पेशेंट को जो है 4 तारीख को जो है कंजुगेटेड एस्ट्रोजन दिया गया है 0.625 mg, 3 रिपीट डोज है, ठीक है। और 10 तारीख को सितंबर में 10 सितंबर को टमोक्सिफेन दी गई है 10 mg, और 4 तारीख को जो है मेटोप्रोलोल 50 mg दी गई है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो मिस स्लोकम है, जो पेशेंट फीमेल पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रही है हॉट फ्लशेस की, कि आई एम गेटिंग फ्रीक्वेंट हॉट फ्लशेस, व्हाई? सो आपको क्वेश्चन पूछा गया है दिस इज एसोसिएटेड विद, किसके कारण उसको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं? तो आपने पढ़ा होगा रिलोक्सिफेन, टमोक्सिफेन, जो लेग क्रैम्प का साइड इफेक्ट भी दिखाती है, और हॉट फ्लशेस, हेडेक, ये सब इसके जो है साइड इफेक्ट रहते हैं। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन नो नीड, एस्ट्रोजन थेरेपी नो, ब्रेस्ट कैंसर रेडियोथेरेपी ये तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए। तो ऑप्शन में टमोक्सिफेन या फिर आपको दिख सकती है रिलोक्सिफेन, इन दोनों में से अगर कोई ड्रग दिखती है तो उसके कारण ही जो है हॉट फ्लशेस जो है पेशेंट को हो रहे होंगे। वो चार्ट आप याद करोगे साइड इफेक्ट का, तो उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ऐसे ऐसे आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। सो द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर मिस कॉलम, देखो 10 सितंबर को कौन सी मेडिकेशन उसको प्रोवाइड हुई, देखिए 10 सितंबर 10/9 को, यहाँ देखिए 10/9 को टमोक्सिफेन। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखो क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेटर नो, वो स्टिमुलेटर नहीं होगी। एंटी एस्ट्रोजन डेफिनेटली, वो एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट होती है, एंटी एस्ट्रोजन, ठीक है। तो या ऐसे आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आपको पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये एपीसी के सैंपल पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे फर्स्ट वाला, तो बताइए कौन सी पोजीशन होगी? मेटा, पैरा, लीवो, ऑर्थो, सूडो, इट्स वेरी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं, मेटा आपको शायद मेटा पता भी हो। नो, हाउ इट इज मेटा? आप म्यूट करिए प्लीज, आपका आवाज ना थोड़ा खराब आ रहा है। बताइए एनीवन? कोई बता सकते हैं? तो अगर आप इस पोजीशन को देखोगे 1 2, आज ही लिख लो इस पोजीशन को। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी है। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 पे जो है हाइड्रोक्सी है। 1 2, सो 1 2 इज ऑर्थो, 1 3 इज मेटा, 1 4 इज पैरा, ठीक है। मेटा भी है, पैरा भी है, ऑर्थो भी है। सूडो का लेना देना नहीं है, लीवो आइसोमर्स में होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर याद रखेंगे तो कैसे 1 2 पोजीशन 1 2 पे है तो क्या होगा? ऑर्थो, आंसर विल बी ऑर्थो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑर्थो, ये ऑर्थो, आंसर डी। समझ आया आपको? ऑन द अदर साइड यू कैन सी दिस इज अ बेसिक रिंग। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस रिंग का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं अपने से क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने खुद से नहीं बनाए, ये जो है एपीसी के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन जो है नवंबर 2023 में पूछे थे, ठीक है। तो आप देखिए केमिकल स्ट्रक्चर शोन, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? pyridine, pyrrolidine, quinoline, नेपथलीन सर, वेरी नाइस, इट इज अ नेप्थलीन, ठीक है। तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? जब दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज करती है, दैट इज नेप्थलीन। और बायफिनाइल क्या होता है? जब दो फिनाइल रिंग आपस में अटैच्ड होंगी, ठीक है, उनको हम बायफिनाइल बोलते हैं। कंफ्यूजन दो में ही हो सकती है, बायफिनाइल और नेप्थलीन में, ठीक है। बाकी सारे हेटेरो एटम्स है। बहुत इजी से केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इजी, और जो पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऑन द अदर साइड फिजियोलॉजी पेपर 1,
पेपर 1 में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेगा। मैंने क्यों बोला कि 98% पेपर इजी होता है, बिकॉज उसमें सारे क्वेश्चंस रिपीट आते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट। ठीक है। विच ऑर्गन इन अ बॉडी प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपने सुना होगा इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए जो है वो कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। पैनक्रियाज इंसुलिन के लिए, थायराइड T3 T4 हार्मोन्स के लिए, लीवर SGOT SGPT। ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन। ठीक है। सो एड्रेनल ग्लैंड तो किडनी वाली साइड होता है, तो इम्यूनिटी के लिए थाइमस, ऑप्शन विल बी थाइमस। ठीक है। तो आपने इस तरह इसको याद रखना है, मतलब ये तो बहुत सिंपल है, इनका कुछ वो ज्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैमेज टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। डैमेज टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपने देखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो तरह के पार्ट होते हैं, अंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अंटीरियर पिट्यूटरी जो है हर तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए। ठीक है। जितने भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, एडेनोकार्टिसोन, कॉर्टिसोन, वो सारे जो है अंटीरियर पिट्यूटरी करता है। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली 2 हार्मोन्स को बी रिलीज ऑप्शन करता है। थे, यस बी ऑप्शन था इसका। yes B is the right answer, but I am just explaining how B is. So posterior pituitary दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज एंटीडायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन लेबर के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है, वो उसके रिस्पांसिबल होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो इन हार्मोन्स, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो गया तो क्या होगा, इन दोनों हार्मोन का रिलीज कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा बट कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी प्रॉपरली, एंड मैंने बहुत एंजॉय किया, आप सबने बहुत डिस्कस अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया, सो आई एम हैप्पी। सो अगर आपको अब कोई डाउट है सिलेबस में, या फिर आपको लगता है ये टफ है, तो आप मेरे से डिस्कस करिए, हम उसको इजी बना देते हैं। ठीक है। सो जब हम स्टार्ट करेंगे, आप अगर ज्वाइन करेंगे तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो नाउ you can ask your questions, doubts, whatever in your mind. If you are thinking to sit for an exam, you can contact us, you can contact me. So if you have any doubt, you can ask. I will try to give my best. I will try to solve your doubt. So not only CAPS, you can ask for other exams also, but most probably I am, qualified CAPS exam, so you can ask me about today's session. Whatever you have listened, you can ask. Now it's time for you, and it's time for discussion. सर ये नॉलेज स्टार्ट और साइंस के है सर, ये फाइनली एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में सर फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्क करना होगा या फिर फार्मेसी जो होती है वहाँ पे वर्क करना होगा? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस एग्जाम क्वालिफाई करके वीजा फाइल करते हैं, उसके बाद मेरे को इंडस्ट्री में काम करना होगा कि फार्मेसी में काम है, ये क्वेश्चन आपका? यस सर। हाँ, तो देखिए इसमें जो है, आपको अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो वहाँ पे जो है जरूरी नहीं है कि आपको फार्मेसी पे काम करना है, बट आपको इंटर्नशिप जो है फार्मेसी पे करोगे तो बेटर है, क्योंकि इजीली आपका जो है वाइवा हो जाता है और इजीली आपको जो है लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है। तो पहली इंटर्नशिप तो आपको जो है रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी पे करनी है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपका लाइसेंस आ जाता है, जब रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आप जो है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हो, इंडस्ट्रियली भी आप काम कर सकते हो। ठीक है। और आप जो है हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो। सो देयर आर वाइड रेंज ऑफ स्कोप। ठीक है। सो यू कैन प्रेफर whatever. If you have experience in industry, you can go for industry. If you have experience in retail pharmacy, you can go for retail. If you are thinking about hospital pharmacy, you can go. If you are thinking about clinical pharmacist, you can go. So you have an opportunity to work as a pharmacist in any agency, ठीक है, or any organization. Now other question. तो ये पूछ रहा हूँ सर, जो मैं प्रेजेंट में हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क कर रहा हूँ ना, तो इंडस्ट्री का हमको रेस्पॉन्स नहीं है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे क्या पूछे आप?
सर मैं ये बोल रहा हूँ प्रेजेंट में मैं हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब कर रहा हूँ ना, तो सर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास। हॉस्पिटल फार्मेसी में हम काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, आप हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, वो आपके लिए और बहुत इजी हो जाएगा। आप जब आप जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आप हॉस्पिटल फार्मेसी पे ही काम करना वहाँ पे, ठीक है? तो 99% चांसेस होते हैं आपको एक्सेप्टेंस के, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है? ओके सर। और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो रिटेल फार्मेसी या फिर कम्युनिटी फार्मेसी में एज ए फार्मासिस्ट असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट जो है वो काम करता है, ठीक है? सो 1 साल के लिए। Ask me any other? हेलो सर। Yes. सर अपने एकेडमी से अब तक कितने स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं कैप्स के लिए? इस एकेडमी से जो है जो डाटा है शायद वो पवन सर के पास है, वो पवन सर से आप पता करना। रुको, पवन सर से बोल देता हूँ, जो एकेडमी के हेड है ना उनके पास डाटा होगा। बेसिकली मैं तो टीचिंग ही कर रहा हूँ, मेरे को भी एक्चुअली जैसा देखा है सर, एकेडमी मतलब वो गोमैक्स एकेडमी यूट्यूब पे, तो इनका सबसे ज्यादा रिजल्ट डीएचए के लिए मतलब गल्फ कंट्रीज के लिए यस। काफी कुछ है सर, और कैप्स का इनका एक भी रिव्यू नहीं है सर। तो हम कैसा मतलब ये कर पाए अभी एक्चुअली आपको कैसा सर? अभी आपको कैप्स का रिजल्ट भी दिखेगा वहाँ पे, बहुत जल्दी मैं उनको बोल दूंगा और बहुत नहीं जल्दी ठीक है सर, बट आप मतलब अभी अभी तक मैं सर एक भी रिव्यू नहीं आया, इसलिए मैं ऐसा पूछा सर कि हाँ, यूट्यूब पे ना हमने कैप्स का स्टार्ट नहीं किया। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ही हमने लाइव सेशन किया, आज भी शायद यूट्यूब पे लाइव है, तो ओके ट्राई ओके करेंगे हम यूट्यूब पे अपलोड करने का। यूट्यूब पे लेक्चर्स भी हम 1-2 अपलोड ओके करेंगे। बेसिकली हम इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए यूट्यूब पे ना कैप्स को, बट हम करेंगे। नहीं, बट सर इनका जो रिजल्ट देखा है वो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज के लिए देखा है। हाँ, यूएई में इन्होंने डीएचए एग्जाम बहुत ज्यादा, मतलब पहले ज्यादा डीएचए को ही प्रेफर करते थे हम ना, डीएचए में ही वो करते थे, टीचिंग करते थे, डीएचए को जी ज्यादा सर। हमने, डीएचए हो गया, एमओएच हो गया, ये यूएई गल्फ हाँ कंट्री सर, के हाँ लिए वो हमने काम किया। अब हम जो है कैप्स का भी अपलोड करेंगे। अभी ओके अभी जो हम जुलाई बैच बैठा है हमारे पास, तो इसके बाद नवंबर का है, तो जुलाई और नवंबर का हम डेफिनेटली अपलोड करेंगे। ओके ओके। हाँ जी। एंड सर हमें पढ़ाने के लिए मतलब कितने लेक्चर्स टीचर्स कितने लोग रहेंगे? आप सिंगल रहोगे या? देखो, मेजरली जो है एचओडी जो है इस कैप्स का वो मैं हूँ, ठीक है? ओके इसके बाद 2 टीचर्स और हैं हमारे पास, एक आपको ओके कैलकुलेशन पार्ट कराएगा और एक आपको जो है फार्माकोलॉजी और जो है बेसिक फार्मास्यूटिक्स करवाएंगे। मैं जो है आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी कराऊंगा, क्योंकि मैंने मास्टर्स जो है केमिस्ट्री में की है। सो केमिस्ट्री और फार्मा दोनों मैं कराऊंगा। और फिर जब हम डिस्कशन करते हैं, जब हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, तो उसमें हम तीनों टीचर होते हैं। हम तीनों टीचर एक स्टूडेंट का जो है एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ वीक है, जिस सब्जेक्ट में वो वीक होगा हम उस सब्जेक्ट पे फोकस कराएंगे। ओके ओके तो ऐसा हमारा है। ओके सर। और आप और अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कैप्स का कोचिंग दे रही होंगी, बट उनकी फीस वो 2-2 लाख 2.5 लाख फीस लेते हैं। सो दैट इज आल्सो हर बच्चा जो है वो नहीं कर पाता है। तो मैंने जो है अपने इसमें जो है कैप्स की फीस भी बहुत कम रखवाई है इनसे, की ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो, मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया आएंगे, तो हम इकट्ठे मतलब कम्युनिटी तैयार करेंगे अपनी। सो मेरा फीस को लेके कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास नहीं है पैसा तो मैं आपकी फीस दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको जो है डेडिकेटेड होके जो है आपको पढ़ना है। सर कितने सर कैप्स की कितनी फी है? सर एक बार सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर, मतलब एग्जाम की कोचिंग जो है कोचिंग का फीस बहुत कम है। कोचिंग का फीस आप किसी भी कोचिंग में पूछो, वो 1.5 2 लाख के कोचिंग है, बट हमारी कोचिंग का फीस बहुत कम है। जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप दिया है ना, उस ग्रुप में आप ज्वाइन होना। फिर जब आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, आपको वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर से लेके हर एक ऑस्ट्रेलिया का अपडेट, कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब वैकेंसी कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में वीजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन सा वीजा मिल रहा है, कहाँ पे आप इन्फ्लेशन आ रहे हैं, वो हम सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे, ठीक है?
तो वो आप ज्वाइन कर लेना है कोचिंग की फीस के लिए। बात आती है कैप्स की फीस। कैप्स की फीस में थोड़ी बता देता हूं। ये एग्जाम ऐसा है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो और जॉब के साथ साथ भी इसको क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ आपको दिन का 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा बस। यस सर। ठीक है, अब ये वाला फीस स्ट्रक्चर आप देखो। ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है फिर वहाँ पे? हाँ जी, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है सर आपके अकेडमी में? लाइव क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है, ये बैच पूरा ऑनलाइन है। और अगर आपको फिजिकली हमारे से मिलना है, आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है या डाउट आ रहा है, तो आप फिजिकली भी मिल सकते हो। जैसे कानपुर में भी इनका हेड ऑफिस है, अभी हम मोहाली में भी ट्राई करेंगे, मोहाली में भी इनका हेड ऑफिस बनाएंगे, तो आप मोहाली में भी मिल सकते हो। ठीक है सर आप कानपुर अकेडमी से बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, सर आप कानपुर कमर्शियल अकेडमी से बात कर रहे हैं सर आप? हेलो मेरे को थोड़ा ना आपका आवाज क्लियर नहीं, आप टाइप करोगे या आप इधर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं देख लेता हूँ। आप सारे स्टूडेंट्स जो है ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे देखो लिंक आए हैं चैट बॉक्स में। सो चैट बॉक्स से जो है आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक सर है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप कानपुर अकेडमी में अगर है तो मैं कानपुर के पास में कन्नौज में जॉब कर रहा हूँ, तो एक दिन की छुट्टी लेके मैं आपके पास मिलने के लिए आ जाता हूँ। कानपुर में आपको जो है वो कोचिंग के हेड सर मिल जाएंगे, मैं तो नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ ना वीजा फाइलिंग में चंडीगढ़ में। तो मैं आपको डेफिनेटली जब आप थोड़ा हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली मिल लूंगा। बट पहले अगर आपको मिलना है तो कानपुर में हमारे कोचिंग हेड हैं जो आपसे मिल लेंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है वो उससे आप फिजिकली क्लियर कर सकते ओके सर। हेलो हैं। सर। हाँ जी हाँ जी, अच्छा। सर बोला डीएचए एग्जाम के लिए सर वो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए था आफ्टर बी फॉर्म? सर गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग सर। पवन हियर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो सर। कैसा रहा सेशन सर? अच्छा, होपफुली तो मुझे लग रहा है अच्छा रहा होगा। और अभी जिनको भी डाउट हो रहे हैं ना, एक तो देखो 2 ऑफिस हैं, एक हरिद्वार है नियर बाय, जिनको अगर हरिद्वार जाना है वो हरिद्वार चले जाएं। गुड इवनिंग सर। सर दोपहर में हमारी बात हुई थी सर। हेलो सर, हेलो पवन सर, आर यू देयर? थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा वेट करिए सर। हाँ जी, नो स्टार्ट प्रॉब्लम। हो रहा है, ठीक है। पवन सर से मेरी दोपहर में बात हुई थी एक्चुअली कैप्स को लेके। हाँ, तो यहाँ पे आप आके अपना मिल सकते हो अगर फिजिकली किसी को लगता है कि नहीं हमें ऑफिस। यस यस। पवन सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई थिंक आप चैट में टाइप कर दीजिए। सर संडे में ऑफिस खुला होता है सर? हेलो हेलो अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए और आपको प्रॉपर तरीके से ऑस्ट्रेलिया तक जो भी जर्नी रहेगी। वॉइस आ रही नहीं? सर मुझे पूछना है सर, संडे में हाँ सर ऑफिस आ रही है। ओपन रहता है सर? हाँ, संडे हेलो में हाँ ऑफिस ओपन रहता है। मंडे सर आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा, तो आप आई थिंक चैट में टाइप कर दीजिए, बिकॉज वॉइस ब्रेक हो गया आपका। हेलो सर, माय नेम ओके, इज हर्ष एंड आई एम जल्दी वुमेन्स रखूंगा एकेडमी आप एडमिन लोगों से, डिपार्टमेंट। ओके, ठीक है। आज जल्दी मिलूंगा जब मिलने की जरूरत होगी। यहाँ पे सिर्फ कैश के एग्जाम की रिलेटेड आप पूछ लो सर लोगों से, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट उनका फिक्स था एक टाइम। हेलो जो भी आपको डाउट लगते हैं, इवन कुछ रह जाए डाउट, तो हम बाद में जब क्लास ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे डाउट्स फिर भी रह जाएंगे ना, तो वो आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि सर की जो जर्नी रहेगी उसी के पीछे आपको भी जाना है ना, ठीक है। यस
हाँ, और बाकी होपफुली सबके डाउट जो होंगे सर ने क्लियर ही कर दिए होंगे। और अबे जी आप जो भी अगर कोई डाउट रह गए हो तो बाद में आप सर से मैं एक मीटअप पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूंगा। चलेगा चलेगा, हाँ सर, ठीक है। उसी के बारे में मुझे सर से जो बात करना था, जो अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हाँ, उनसे 1-to-1 अगर कुछ बात हो सकती है आधे घंटे के लिए तो सर अच्छा हो जाएगा। वो मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा सर का, तो फिर टाइम चलेगा लेके सर, आप कर लेना ना। यहाँ पे आप मेरे बेसिक को है। इन्फॉर्म हाँ, मुझे आप आप मेरे को मैसेज इन्फॉर्म डाल कर देना। हाँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिए या उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे साथ जूम पे एक आधे घंटे के लिए मीटिंग कर सकता हूँ सर। कोई इशू नहीं, होपफुली बहुत सारे डाउट तो क्लियर ही कर दिए होंगे यार सर हाँ ने। सर, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली अब आपको सिंपल सा है, हाँ सर। ये एकेडमी से बात करना चाहिए कि सर फीस स्ट्रक्चर क्या है, कब से नो ज्वाइन सर, मेरा करना है, एक्चुअली क्या क्लासेस एक्चुअली हैं। मेरा सारा मेरा मेरा फीस स्ट्रक्चर को लेके नहीं, एक्चुअली मेरा वो सिलेबस वगैरह उसको लेके है सर कुछ प्रॉब्लम्स। सिलेबस देखो, सिलेबस का तो जब सर लोग आपको 3-4 टीचर लेके चलेंगे तो सिलेबस की टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे आपको जो लास्ट टाइम में मैंने बताया हुआ था, जैसे डीएचए है दुबई के लिए पीवीएससी जो चल रहा था अभी गोमैक्स का, बहुत पहले जब से मैं दुबई था, दुबई के जब उस समय गया था तो क्रैश कोर्स चल रहा था सर लोगों का। ठीक है, अच्छा सर। बाद में इसी तरह आपका क्रैश कोर्स के थ्रू ये कैप्स एग्जाम क्वालिफाइड होगा। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, इतना सिलेबस देखोगे ना वो आपको लगेगा कि बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे तो यस मेन यस चीजें आपको कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट होके आपको मिलेंगे, वो चीजें यस आपको कराई जाएंगी। थ्योरी पार्ट तो रहेगा। उसके अलावा जो यस क्रैश कोर्स का जो लास्ट जब आपका एग्जाम होने वाला होगा 1-1.5 महीने पहले से आपको वो सब चीजें जो क्वेश्चन है मेन टारगेट किया जाएगा कि नहीं ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए वो मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए, टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए कैसे आपका एग्जाम क्रैक कराना है। भरोसा रखिए, ज्वाइन कीजिए, कोई इशू नहीं, मैं हूँ आप सभी के बीच में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वालिफाई कराना हमारा काम है, आपका काम है बस पढ़ना। हम आप यस सर। जो मटेरियल आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, आपको वही पढ़ने हैं बस। आप डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे तो इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सर कैप्स की फी कितने हैं? आप अभी देखिए कैप्स की जो फीस रखी गई है 50% डिस्काउंटेड ऑफर है फॉर 10 स्टूडेंट की। अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी आप जो पर्सनल नंबर है वहाँ से आप बात कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्योंकि ये सारी इंक्लूडेड आपकी नवंबर का बैच जो है उसके अकॉर्डिंग सब फीसेस रखी गई हैं। आप पर्सनल नंबर पे बात कर लीजिएगा ना कि किस चीज़ का क्या है, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, सर सारे एलिजिबिलिटी क्या लग रही है कैप्स एग्जाम देने के लिए? अभी आप ज्वाइन हुए हो क्या? या सर हाँ, थोड़ी देर से ज्वाइन हुआ। अब आप हमेशा लेट ही करोगे तो फिर चीज़ें आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी ना। प्रॉपर टाइम से ज्वाइन किया करो आप लोग। सिंपल सा कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपने भी बैचलर किया है या एम फॉर्म किया है या फॉर्म डी किया है, जो भी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है यही आपका चाहिए। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। आप एलिजिबल हो। कब के पास आउट हो, क्या किए हो आप? सर बी फार्म किया। सर बी फार्म किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तो एलिजिबल हो। यस। हेलो सर आप देख लीजिए, इंटरेक्ट कर लीजिए, जो बच्चों के आप बच्चे हुए हो आप क्लियर कर लीजिए। और यस यस ठीक है सर, हाँ जी, आप देख लीजिए इनसे जो भी क्या हो। और ठीक है सर, ठीक है। नाउ आस्क मी एनी अदर डाउट। या सर यस आपने हेलो हेलो हाँ सर। जी कृष्णा। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा भी बी फार्मा 23 में कंप्लीट हुआ है सर। तो मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं है, 6 मंथ ही हुआ सर हॉस्पिटल में। तो डीएचए का सर क्या ये प्रोसेस, कितना फी लग रहा है, क्या कैसे क्या करना पड़ेगा सर, इसके बारे में बता दीजिए सर हमको। डीएचए के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये डीएचए
DHA के लिए सर 3 यहाँ ईयर पे टाइम एक्सपीरियंस बर्बाद चाहिए। नहीं कीजिए, यहाँ से वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप ये सिर्फ कैप्स के लिए पूछिए यहाँ पे। जी जी। ठीक है सर, आप ये देख हाँ जी, हाँ लीजिए। जी, ठीक। ठीक है, यस, वन ओके सर। क्वेश्चन इज इफ फेल्ड सेकंड पेपर तो क्या फिर से फर्स्ट पेपर देना है? यस, अगर आप एक पेपर में फेल होते हो तो आपको जो है दोनों वही पेपर जो है सिंगल पेपर फिर से रिपीट करना है, बट फीस चार्जेस जो है उतने ही रहेंगे जितने आपने दोनों पेपरों के लिए दिए। ठीक है, अगर आप हेलो सर। पे सर आप जो बोले अभी मतलब कि सपोज हमारा पार्ट 1 निकल गया फुल, यस, एंड जो पार्ट 2 है उसका सपोज 1 पार्ट रह गया है, सपोज शूटिंग्स रह गया है, तो हम हमारे सिर्फ फिर सिंगल ही नहीं निकालना पड़ेगा पेपर, बट फीस उतना ही वो लगेगा। दोनों ही चले जाएंगे। स्यूटिक्स थेरापेटिक्स जो है पेपर 2 आपका फेल हो जाएगा। मतलब सर सपोज पेपर 1 निकला और पेपर 2 नहीं निकला, तो हमें फिर बाद में पेपर 2 ही देना पड़ेगा सिर्फ। यस यस, ओनली पेपर 2 मॉड्यूल आपको देना पड़ेगा, वो पर फीस जो है सेम रहेगी। ठीक है, हाँ, फीस सेम रहेंगी। ओके यस। ओके। एनी अदर और डाउट? सर जो सिलेबस है सर अपना कैप्स को लेके, जी जी, हमें जो मतलब जो हमें पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ उतना ही रहेगा कि उसके मतलब उसके अपोजिट आप और वह सब्जेक्ट रहेंगे? आपने बस उतना ही पढ़ना है। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको स्लाइड्स भी दी जाएंगी, बस आपने वही रिपीट करनी है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स दी जाएंगी जो कि जिसको हम रिकॉल्स बोलते हैं। रिकॉल्स मतलब जो पुराने 3-4 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस आपको यस वही यस। पढ़ने हैं। और जो हम मॉक टेस्ट डिजाइन करेंगे वो उन सब मॉक टेस्ट में जो है आपके रिकॉल्स होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी बना देंगे, इतना आपको शार्प कर देंगे कि आपको उधर क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट टिक कर। ओके सर। ठीक है, तो कहाँ है? जस्ट घर बाहर? एनी अदर डाउट? चलो चलो। आस्क अंशु पटेल। सो शुड आई लीव? और सर मुंबई में कोई सर आपका नंबर हेड क्या है ऑफिस सर नहीं है क्या? एक्चुअली? हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, आपका नाम क्या है? मेरा जगरूप सिंह नाम ओके सर, आपका नंबर है क्या ग्रुप में, अभी जो हमने ग्रुप ज्वाइन किया उसमें? है। शायद उस ग्रुप में होगा शायद, सर आपका नहीं नंबर तो चाहिए। आप हाँ उनसे ले लेना, पवन सर से नंबर ले लेना। ओके सर। हाँ जी, महांतेश, यू आर आस्किंग? Yes, sir. Actually, I just asked if you have any head office in Mumbai location. नहीं, only I think near to Haridwar and Kanpur, maybe. मुंबई, Okay. मुंबई में नहीं है। You can discuss online, no problem. It is more feasible. Okay, sir. Thank you. If anybody have any doubt, ask me so that I can leave. Now there is no doubt, huh? Thank you, sir. Okay. So if anybody have any doubt or any question, you can ask me so that I can solve your doubt. So after that, I will be leaving this meeting. Hello, sir. I want to ask you. Yeah, Tushar, ask me. Yeah, I want to ask you, sir. Sir, for the DHA exam, how many years of experience is mandatory? 2 years. 2 years. And for CAPS exam, No experience. no experience. Okay, so actually, now that time, I'm working in Apollo Medicine Hospital as a pharmacist. So, can I give the CAPS exam? Yes. So, how many fees? For coaching fees or government fees? So, government fees. For skill assessment, it will be around I think 70,000, and for CAPS exam, it will be around 1,20,000. 1,20,000 INR. Yes. Okay, okay. And coaching fees, sir?
Coaching fees, exactly I don't know, but you can ask in group. You can join this WhatsApp group from this link. There is a Approx, link. sir. I asked approx. I don't know exactly because 50% discount on fees this time, so it may be around, I think, 20,000. हेलो हेलो एवरीवन Hello. हेलो आवाज़ आ रही है? Yes, yes. जी हाँ चलिए जिसको भी जो भी जानकारी चाहिए सर आप सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा एंड आई हैव कॉन्टेक्ट फॉर एवरीवन ओके कॉल अस ठीक है सो आपको वहीं से फी स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा, ठीक है? आप हेलो उनसे इन्फॉर्म कर लेना। हाँ जी, हाँ जी सर। एंड माय नेम इज हर्ष एंड आई हैव गोमेस एकेडमी एडमिन डिपार्टमेंट ओके ओके हेलो गाइस। यस यस हाँ सर, यस सर। ठीक है चलिए ये हाँ सेशन है अब यस। यहीं पे ख़त्म करते हैं हाँ जिसको जी, भी हाँ जी। कोई भी क्वेरी की ज़रूरत हो डीएचए एमओएच हाथ अदर अदर कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहा हो तो हमारा ग्रुप है आप उस पर ज्वाइन हो जाइए एंड हम आपसे जल्द ही कांटेक्ट करते हैं कल ठीक है ठीक। ओके थैंक यू सो मच जगदीश सर आपने अपना टाइम दिया ओके ठीक है ओके ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सो गाइस, ठीक है थैंक यू। एवरीवन ओके सर थैंक यू सर। फीस बहुत ज्यादा आ रहा है।